Goal, nation's leading institute. Hello everyone, this is Saurabh Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss organic chemistry part of spot test 13. Okay? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ है 153 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों को ये दिया हुआ है ओजोनोलाइसिस से, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखो बहुत आसान है। जब भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम लोगों को दिया हुआ है तो जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ठीक है, जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है सबको ब्रेक कर देना, बीचों बीच डिवाइड कर देना, और ऊपर और नीचे एक एक ऑक्सीजन यहां पे डाल देना आप। ठीक है, तो जब भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इस प्रकार से एल्कीन का दिया हुआ है, जितने भी पाई बॉन्ड है सबको ब्रेक करो और ऊपर नीचे ऑक्सीजन को डालो, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? दो मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि जो नीचे है वही ऊपर है। दोनों यहां पे देखोगे आइडेंटिकल है ऊपर नीचे। H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो लिखना सीखो H C डबल बॉन्ड O, तो H C डबल बॉन्ड O। अब बीच में यहां पे क्या है? एक CH2 है, तो H C डबल बॉन्ड O CH2, लास्ट में फिर से है C डबल बॉन्ड O के साथ H। देख सकते हो ऊपर भी वही चीज है, H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आ रहा है? 153 का फर्स्ट हो जाएगा आंसर, CHO CH2 CHO, यानी कि प्रोपेन डायल। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यहां पर होगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 156 सबसे पहले यहां पे क्या किया गया है? साइक्लोपेंटेन का ब्रोमिनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HNU। सुनो, जब भी कभी किसी भी एल्केन का या साइक्लोएल्केन का Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन दिया हुआ रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे या HNU, वहां पे जो मैकेनिज्म होता है वो होता है FRS। और जब FRS मैकेनिज्म होगा तो sp3 कार्बन पे होगा, sp3 कार्बन पे होगा तो एक sp3 कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये कितना डिग्री है? ये 2 डिग्री दिया हुआ है। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करवाते हो तुम एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ कंपीट करता है SN2, और जब एल्कोहलिक KOH लेते हो तो कंपीट करता है E2। तो ध्यान रखना ये प्राइमरी या सेकेंडरी रहेगा, तो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड रहता है उसका जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं SN2 पाथवे कंपीट करता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH होता है तो E2 कंपीट करता है, एल्कीन बनता है। तो एक्वस मीडियम में यहां पे SN2 होगा, मतलब K+Br- बाहर हो जाएगा, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन जब एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर होता है इलिमिनेशन, तो इलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? जहां से Br निकलेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ निकल जाएगा, यानी कि साइक्लोपेंटीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो 156 का भी आंसर यहां पर फर्स्ट ही होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले Br2 के साथ रिएक्शन, HNU हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे कुछ भी दे दे, FRS होगा, यहां पर होगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमिनेशन, उसके बाद एक्वस KOH में SN2 होगा, K+Br- बाहर करो, OH को वहां पर ऐड कर दो, फिर एल्कोहलिक मीडियम में E2 होता है, जहां से ब्रोमीन को निकालोगे उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ को निकाल करके साइक्लोपेंटीन बना दोगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 156 के बाद 159, ये तो बहुत आसान है, आप सभी ने किया होगा इसको, क्योंकि पूछा जा रहा है द रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादा होगा। तो जानते हो कि लिविंग ग्रुप सबसे बेटर होता है I-, उसके बाद यहां पे Br-, उसके बाद Cl-, सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F-, यानी कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो करेगा फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, Ri के बाद होगा RBr, RCl और RF होगा, ये सेकेंड ऑप्शन होगा। थर्ड में दे दिया है कि Ri RCl दिया है, गलत दिया है, ये तो होगा नहीं, यानी कि 159 का आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा। आपको लिविंग ग्रुप देखना है कहां पे ज्यादा बेटर है, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद 162, बहुत आसान क्वेश्चन है। 162 में पूछा जा रहा है कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू। क्यों ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस एराइल हैलाइड का जब एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन अटैच्ड है ये कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कोई भी एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट रीजन कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, गलत है। यहां पे अगर तुम बनाते हो मोर स्टेबल
इसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनाते हो, वो कम स्टेबल होता है एल्काइल वाले कार्बोकैटायन से, क्योंकि sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp3 कार्बन से, तो उसके ऊपर अगर sp2 कार्बन के ऊपर अगर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये फिनाइल कार्बोकैटायन जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा ज्यादा, इसलिए गलत कह रहा है कि मोर स्टेबल कार्बोनियम, गलत कह रहा है कि इसके केस में अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सही है, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन का लोन पेयर है वो कंजुगेटेड है, और जब वो कंजुगेटेड है तो पार्शियल डबल बॉन्ड बना देगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। लेकिन एल्काइल के केस में यहां रेजोनेंस नहीं होता है, तो रेजोनेंस नहीं होता है तो कंप्लीट सिंगल होता है, तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड वीकर होता है कंपेयर टू पार्शियल डबल, तो आसानी से ये ब्रेक हो सकता है एल्काइल वाला, ये ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। उसके बाद कर रहा है लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये तो गलत कह रहा है, ये शॉर्टर होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड की बात कर रहा है, तो एराइल हैलाइड में रेजोनेंस होता है तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, शॉर्टर होगा। लॉन्गर होगा एल्काइल हैलाइड में, जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन पार्शियल डबल। उसके बाद द इंडक्टिव इफेक्ट, इसका कोई मतलब है नहीं, यहां पर हम लोग कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट तो नेग्लिजिबल ही होता है, तो वहां पर उसका कोई रीजन वगैरह होगा नहीं। मेन यहां पर है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसके कारण की पार्शियल डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ घटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो मेन यहां पर जो सुटेबल एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहा है इस चार ऑप्शन में, वो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसके कारण एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए 162 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट तुम यहां पे चलो 164 में क्या दिया हुआ है, ये एक ऐसा एल्डिहाइड यहां दिया हुआ है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और CHO एल्डिहाइड भी है। जब तुम हाइड्रोजिनेशन करते हो तो जानते हो कि हाइड्रोजिनेशन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी होता है और एल्डिहाइड का भी होता है। तो जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा सैचुरेटेड, और एल्डिहाइड का भी होगा, यहां पे फॉर्मेशन करेगा एल्कोहल, ये फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में। तो मैच करा करके यहां पे देखो कौन ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट में क्या किया है, एक्स और वाई हम लोगों को पूछ रहा है, तो एक्स में बना दिया है सैचुरेटेड, और यहां पर ये वाई बना दिया है CH2 CHO रख दिया है। ये CHO कैसे रहेगा, गलत है ना, CHO यहां पे तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये एल्डिहाइड का भी करता है हाइड्रोजनेशन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी करता है, तो CHO ये नहीं रहेगा, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में CH2 तो हो ही जाएगा और ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ऑप्शन सेकेंड यहां पे करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रहने दिया है, जो कि गलत है, जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी होगा, तो ये यहां पर गलत दिया हुआ है। यानी कि आप देखो फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या किया है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के हेल्प से भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दिया है, जो कि गलत है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 164 का आंसर यहां पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, pKa के वैल्यू का होता है। यानी कि सबसे पहले मेरे को निकालना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा pKa का वैल्यू, बात खत्म। और ये भी तुम जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M, ऐसा होता है। अब तुम एक देखो, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, -M-I लगता है। ठीक है, मेटा पे क्या लगता है, सिर्फ -I लगता है, अब पारा पे लगता है -M-I बोथ। तो जानते हो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस
डिपेंडेंट होता है, सॉरी हाँ, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, जितना -m पारा पे लगेगा उतना ही -m ऑर्थो पे लगेगा। लेकिन -I जो होता है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो -I पारा पे कम लगेगा और -I ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि ऑर्थो पे जब -I ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनने के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है पारा नाइट्रोफिनॉल से। तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो पारा नाइट्रोफिनॉल होगा, उसके बाद होगा यहां पर B यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, उसके बाद होगा C यानी कि मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा। पहले प्रायोरिटी देते हैं इफेक्ट को, उसके बाद देते हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को। जब -M -I दोनों में लग रहा है तब हम लोग कहते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पारा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ऐसा नहीं कि यहां पे -I लग रहा है और कह देंगे कि यहां H बॉन्ड बनने के कारण ये कम एसिडिक हो जाएगा C से, ऐसा नहीं है। यहां -I है, यहां -M -I है, तो पहले इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे जिसके आधार पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा ही एसिडिक होगा। तो D के बाद होगा B, उसके बाद होगा C और सबसे कम एसिडिक होगा A, यानी कि pK का वैल्यू तुमको पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा होगा A का, उसके बाद होगा C का, उसके बाद होगा B का, सबसे कम होगा D का। यानी कि देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? A C B D, A वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो यही एक दिया हुआ है ही तुमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही ना दिया हुआ है A C B D। ये जो दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट, ठीक है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ा से छोटा की तरफ हम लोगों को जाना है। तो सबसे ज्यादा pK का वैल्यू होगा A का, उसके बाद होगा यहां पर A का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C का, उसके बाद B का, सबसे ज्यादा होगा D का। इस तरीके से 168 का आंसर यहां पे 4 आ जाएगा। क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल pK का वैल्यू और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहेंगे -I -M इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M। क्लियर है? उसके बाद सुनो 171। तो 171 में हम लोगों को क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो एल्कीन दिया हुआ है उसमें एक H यहां है, ऊपर है मिथाइल। कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर के साथ करना है रिएक्शन। तो जानते हो कि कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है? यहां पे होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है मतलब सेम साइड से OH का एडिशन होगा। तो जिस दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उसमें एक एक OH का एडिशन कर देना है बस। तो इसके केस में सबसे पहले जिस कार्बन पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड वहीं पे एक एक OH का एडिशन कर दो। तो भीषणल डायोल का फॉर्मेशन किया। अब भीषणल डायोल में ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। फर्दर CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो CrO3 के प्रेजेंस में जानते हो 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा CrO3 के प्रेजेंस में, तब तो बन जाएगा कीटोन। CrO3 के प्रेजेंस में टर्सरी का होता नहीं है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन उसी का होगा जहां पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है। मतलब जहां OH अटैच्ड है वहां एटलीस्ट 1 होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। तो जहां OH है वो टर्सरी अल्कोहल है, वहां एक भी H नहीं है, तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और सेकेंडरी का होगा तो बनेगा कीटोन C डबल बॉन्ड O। और पहले अल्कलाइन केमोनोफोर के प्रेजेंस में जहां कहीं भी एल्कीन का रिएक्शन दे सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। जिस दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है वहां एक एक OH का एडिशन होगा। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम लोगों को? यहां पे OH OH है, यहां OH और C डबल बॉन्ड O है, यही फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे OH OH कर दिया है, टर्सरी पे C डबल बॉन्ड O बनेगा कभी? यहां 1 2 3 4 5 बॉन्ड कर दिया है, गलत है, ये तो बन ही नहीं सकता है। यहां पर ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन किया ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174। ये थोड़ा सा सीक्वेंस में रिएक्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तुम देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड और इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन मेरे को दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो इसको ब्रेक यहां पर ऐड करो, O- ओपन होगा, जिसके कारण कि यहां पे तुमको दिखेगा O- और इसके साथ यहां पे MgCl+ और एक पहले से H है, एक और आकर के ऐड क्या हो गया, मिथाइल। ऐसा कर दो। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया, फर्दर इसका हम लोगों को क्या करना है, एसिडिफिकेशन, यानी कि जो ये O- है ना, O- Mg+Cl, उसका पहले एसिडिफिकेशन करके न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करना है तो ये हो जाएगा OH, और OH होने के बाद यहां पर एक है H, और उसके बाद यहां पर एक क्या है, मिथाइल हो गया। उसके बाद ये 2 डिग्री एल्कोहल जो बना उसका PCl5 के साथ रिएक्शन है, तो ये बन गया X। इस X का रिएक्शन करवाना है PCl5 के साथ। तो PCl5 क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा, और PCl5 जब OH को रिप्लेस करेगा तो यहां पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहां पर ये तो बाद में POCl3 और HCl बाहर हो जाएगा। ये बन गया हम लोगों को Y। अब जो Y बना इसका फर्दर रिएक्शन किसके साथ करना है, KCN के साथ। तो K+Cn-, वही Cn- वहां से Cl- को निकालेगा, जैसे Cl को निकालेगा तो यहां पे आ जाएगा C≡N, बाद बाकी जो H है और यहां पे CH3 है उसको रहने दो। और फर्दर अब कराना है एस्टिफन रिएक्शन। तो एस्टिफन रिएक्शन करवाना है, मतलब SnCl2 अब प्लस HCl के साथ रिएक्शन है, यानी एस्टिफन रिएक्शन में सबसे पहले एस्टेनस क्लोराइड और HCl लेते हैं तो साइनाइड कन्वर्ट होता है इमीन में, एक H कार्बन से ऐड होगा और एक H नाइट्रोजन से ऐड होगा, जिसके कारण यहां पर जो फॉर्मेशन करता है सबसे पहले इमीन, यानी कि ये कर दो C के साथ CH डबल बॉन्ड NH, बाद बाकी यहां पर एक H है और इसके बाद यहां पर है मिथाइल। और जानते हो कि जब हम लोग इमीन का करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इमीन का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, यानी इसी को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस यहां पे करते हैं तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये C और H और मिथाइल अपनी जगह पे रहेगा। अब बाद में कि ये CH जो है वही कन्वर्ट हो जाता है CHO में। देखो ऐसा कोई ऑप्शन तुमको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ना, यही तो आ गया तुमको W जो आया है यही आया है। तो रिंग है, रिंग के साथ CH2 CHO तो गलत है, रिंग के साथ CH CH3 CHO, यानी कि सेकंड ऑप्शन साफ साफ पता चल रहा है। देख सकते हो, पहले तुम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके एल्कोहल बना दो, PCl5 से OH को हटाओ, क्लोरीन ला दो, फिर CN का अटैक करा करके Cl को हटा दो, KCl CN आ जाएगा, एस्टेनस क्लोराइड यानी कि एस्टिफन रिएक्शन कराते हो तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, पहले इमीन बना दिया, इमीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहां एल्डिहाइड बनता है, तो ये हो जाएगा CHO, फिर CH और मिथाइल, यानी कि 174 का आंसर यहां पे तुमको सेकेंड होने वाला है। किस तरीके से हुआ उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 174 के बाद 177 में आप लोगों को क्या कह रहा है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड फॉर्म ब्राइट सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जानते हो कि बेंजल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, ये तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है। और जहां पे टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट वहां पे कहते हैं कि देता है पॉजिटिव, तो ब्राइट सिल्वर मिरर बनेगा, करेक्ट है। और रीजन में कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल सही, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि अगर तुमको पूछेगा व्हाई, पूछो क्वेश्चन व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि बेंजल्डिहाइड ब्राइट सिल्वर मिरर यहां पे बनाता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, क्योंकि बेंजल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, यही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मतलब 177 का आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड फॉर्म ब्राइट सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो आप आखिरकार क्वेश्चन पूछेंगे क्यों बनाता है सिल्वर मिरर यहां पर, क्योंकि बेंजल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है पॉजिटिव, यानी कि टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। 177 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विथ फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ए प्रिसिपिटेट ऑफ। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, यहां पर Cu2O बनाता है, और नहीं तो क्या। जानते हो कि पहले हम लोग Cu2+ और OH- रखते हैं, और वही जो Cu2+ OH- कलर होता है इसका, वो
डीप ब्लू कलर का होता है और यही कन्वर्ट हो जाता है ना Cu2O में कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका आंसर होगा Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड में क्यूप्रिक Cu2 प्लस क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है, यही होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि 180 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद देखो 183, इसको मैं बताता हूं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है तो यहां पर हीट चूंकि लिखा हुआ है, तो हीट लिखा हुआ है जब क्वेश्चन में, तो हम लोगों को डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना होगा। और क्या करना पड़ेगा, जिसमें अल्फा एच है, जिसमें अल्फा एच है उसमें से निकालो 2 अल्फा एच, और जिसमें अल्फा एच नहीं है उसमें से निकालो ऑक्सीजन को। तो यहां पे C के साथ H है और C के साथ यहां पे दिया हुआ 3 मिथाइल है, तो CH3 CH3 CH3, इसी को यहां पे लिख दिया है इसके केस में CMe का होल 3। CMe का होल 3 का मतलब यही हुआ, C के ऊपर 3 मिथाइल हो गया। तो देखो इसके पास अल्फा एच नहीं है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ये है, उस पे एक भी एच नहीं है। तो जिस मॉलिक्यूल में अल्फा एच नहीं होगा उसमें से निकालो ऑक्सीजन को, और जिसमें अल्फा एच है उसमें से निकाल दो 2 अल्फा एच। इस तरीके से तुम क्रॉस वाले प्रोडक्ट को बना सकते हो। ये H2O को बाहर कर दो, जैसे ही H2O को तुमने बाहर किया तो ये C डबल बॉन्ड O अपनी जगह पे रह गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ H रह गया और H के साथ यहां पे C के साथ 3 मिथाइल। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, वही प्रोडक्ट बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हीट लिखा हुआ है तो डिहाइड्रेशन होगा। सेकंड ऑप्शन तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब मैच करा करके हम लोग देखें और कौन यहां पर मैच कर सकता है। देखो जरा सा, ये एक ही ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है बच्चों, एक ऑप्शन मात्र मैच कर रहा है इसके केस में, वो है 4 में देखो ये रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहां पर एक H है क्योंकि 3 बॉन्ड है तो एक यहां पे H है, इसके साथ यहां पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ यहां पे CH3 CH3 और CH3 ये दिया हुआ है ना। तो जिसमें अल्फा एच नहीं है उसमें से निकाल दिया 2 अल्फा, जिसमें अल्फा एच नहीं है उसमें से निकाल दिया O, और जिसमें अल्फा एच है उसमें से 2 H निकाल दिया, H2O बाहर कर दो और H2O बाहर करने के बाद जो बचता है उसको तुम यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो। तो 183 का आंसर यहां पे तुमको 4 आ जाएगा। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। उसके बाद देखो 183 के बाद 186 in Leysin test for nitrogen the blue color is due to the formation of a Prussian blue। और उसी Prussian blue को हम लोग यहां पर फेरीफेरोसाइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो Prussian blue जो तुम लोग पढ़े हो पिछले टेस्ट में भी उसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, उसी को हम लोग फेरीफेरोसाइनाइड कहते हैं। आप एनसीईआरटी में जाकर के देखना उसका स्ट्रक्चर, उसका नेम सब कुछ लिखा हुआ है। तो फेरीफेरोसाइनाइड बनता है जिसके कारण कि ब्लू कलर दिखता है, उसी को हम लोग प्रशियन ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इसका आंसर 186 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखो 189 में पूछ रहा है कि which of the following is the correct option of reagent for the given conversion। कौन यहां पे करेक्ट यहां पे कन्वर्जन हो सकता है। देखो तो मीथेन का हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, मीथेन का अगर हम लोग करें Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें, Cl2 के साथ, क्योंकि हमको लाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है, इसका मतलब निश्चित रूप से हमको Cl लाना पड़ेगा, साइनाइड। और साइनाइड का जब करेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस तभी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिमाग पहले तो लगाना पड़ेगा। साइनाइड हमको कहां कहां दिया हुआ है, एक यहां सेकेंड में, एक एससीएन के साथ। एससीएन वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो केसीएन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। देखो ना, क्योंकि मीथेन का Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो मैकेनिज्म होता है FRS। तो एक क्लोरीन इसके H को रिप्लेस करेगा, हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करवाना है CH3 CH2 MgCl। देखो ना, ये जो है CH3 CH2 MgCl, यही यहां पे काम करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2 पाथवे से रिएक्शन करेगा, यहां अटैक करेगा मिथाइल के ऊपर, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो मिथाइल के ऊपर अटैक किया तो यही फॉर्मेशन कर दिया फिर से प्रोपेन। अरे ध्यान से देखो, और ये जो Mg+ है वो Mg+ के साथ एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और आ गया तो बाहर हो गया इसके केस में MgCl2, ऐसा हो गया। अब फर्दर देखो, तो यहां तक रिएक्शन हो गया, फर्दर इसका Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ।
तो फर्दर इसका तुम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO रिएक्शन करवाओगे, फिर से मैकेनिज्म होगा FRS। जब FRS होगा तो कहां होगा, 2 डिग्री पे होगा, और 2 डिग्री पे होगा यहां पर मेजर इसके केस में, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला देगा मेजर प्रोडक्ट, FRS करवाओगे, 2 डिग्री से एक H को रिप्लेस करके ब्रोमीन को ला दिया। फर्दर करवा दो 2 डिग्री का KCN के साथ रिएक्शन, तो KCN के साथ यहां पे होगा SN2 पाथवे, K प्लस CN माइनस, तो K प्लस के साथ Br माइनस बाहर हो जाएगा और एक CN माइनस यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा साइनाइड वाला, कार्बन से लिंकेज होगा। उसके बाद इसका तुम कर दो हाइड्रोलिसिस। तो जानते हो कि जब हम लोग साइनाइड का करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड का हम लोगों ने कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 189 का आंसर यहां पर तुमको सेकेंड आने वाला है, ठीक है, सेकेंड ही आ जाएगा। और तुम कोई करके देखो, इस तरीके से तुमको नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को बनाना है CH3 CH3, तो इसके ऊपर हमको लाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मुझे CN लाना ही पड़ेगा, और तब करेंगे हाइड्रोलिसिस, तब जाकर के बनेगा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सीक्वेंस में जाएगा सेकेंड वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है कि 192 कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो हेल-वोल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन, यानी HVZ रिएक्शन, इनमें से कौन HVZ रिएक्शन नहीं देगा। तो HVZ रिएक्शन देने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर देखोगे ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। इसमें अल्फा H है, इसमें अल्फा H2 है, तो ये देगा। यहां पे भी जहां कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है उसी को अल्फा कहते हैं, तो यहां अल्फा H2 है, ये HVZ रिएक्शन देगा। यहां पे भी जहां कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है उसी को अल्फा कहते हैं, तो जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वही HVZ रिएक्शन देगा, और बेंजोइक एसिड नहीं देगा। तो बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब कभी भी हम लोगों को HVZ रिएक्शन यानी कि हेल-वोल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन नहीं दे सकता है, यानी कि 192 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 192 के बाद दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट। कंट्रीब्यूटिंग कह रहा है ना, तो जानते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल, कॉन्सेप्ट यह है कि मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर contributes more stable canonical structure contributes more in resonance hybrid, यानी कि ओवरऑल हम लोगों को देखना है यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इस ABC में देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में रियल स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर चेक करते हैं किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है और न्यूट्रल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A। उसके बाद ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, और यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, तो सब में 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन यह है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। अब जो चार्ज्ड है उसमें अब क्या है वो देखो, यहां पे भी N+, यहां भी N+, यहां भी C-, यहां भी C-, तो लास्ट में क्या देखेंगे, लेस चार्ज सेपरेशन, लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन अनलाइक चार्ज। यहां पे निगेटिव पॉजिटिव के बीच में सेपरेशन कम है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मोर स्टेबल होगा, तो A के बाद होगा C, और सबसे कम स्टेबल होगा यहां पर B। यानी कि तुम यहां पर इसके केस में कह सकते हो, पूछ रहा है तुमको किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कम से ज्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर कंट्रीब्यूशन देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन होगा B का, क्योंकि B यहां पे सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद होगा C का, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा A का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर यही है। देखो तो कौन ऐसा मैच कर रहा है, A B C तो गया काम से, BCA सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी पूछे कि कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। बात खत्म। इतने आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो B है सबसे ज्यादा, B है सबसे कम स्टेबल, उसके बाद है C, या सबसे ज्यादा स्टेबल है A। हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट 198 लास्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। ये तो जानते हो फिटिक रिएक्शन है, तो फिटिक रिएक्शन जब है तो यहां पे बीच में सोडियम को रखते हैं और दोनों हेलोजन को हटा देंगे, तो
तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन तो होता ही है। NaX बाहर कर देंगे, 2NaX बाहर कर देंगे तो बाइफिनाइल बनता है। और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ज फिटिग। तो सेकेंड ऑप्शन है ऊर्ज फिटिग और ये है फिटिग। तो यहां बाइफिनाइल बनता है और यहां पर तुम क्या करते हो, इसके केस में X और R रख करके यहां से 2NaX बाहर कर देते हो तो एल्काइल बेंजीन बनता है। तो ये सही है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पे फॉस्जीन बन जाता है, नहीं फॉस्जीन बन जाता है और साथ में यहां पे HCl निकलता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है COCl2 प्लस HCl बन जाता है ना, फॉस्जीन बन जाता है। तो ये गलत कह रहा है, थर्ड गलत है। उसके बाद ये है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में तो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता ही है। आप जानते हो कि क्लोरोफॉर्म का जब हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्लोरोफॉर्म का जब हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन तो यहां पर O2 के साथ जब रिएक्शन इसका होता है तो होता यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरीके से दिखा दो, अब फिर बाहर कर दो इसके केस में H प्लस Cl माइनस, HCl बाहर करोगे तो C डबल बॉन्ड O Cl2 ये बनता है। यानी कि यहां पर CCl4 नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा COCl2 और HCl, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्जीन। ठीक है, ये CCl4 जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। तो 198 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या, देखो तो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था इस टेस्ट का, स्पॉट टेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही दिया हुआ था, थोड़ा आसान, लेकिन नीट के लेवल का है। नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछने का चांस इस बार भी है। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा एनसीईआरटी को, एक एक रिएक्शन को, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से आप रिवीजन करिए। जितना भी टेस्ट आपको लिया गया है अभी तक, सारे पेपर को आप निकालिए और जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से उसको बनाइए, याद करिए, बहुत अच्छा मार्क्स आपको आएगा। बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चे रैंक के साथ आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।